इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चूँकि बीपीएससी के हिसाब से जो टीचर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो हम अभी सीरीज चला रहे हैं वो आज चौथा सेट होगा, यानी पार्ट 4 होगा। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल देख रहे हैं और लगभग 400 के आसपास जो प्रीवियस अभी तक पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के एग्जाम में उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। ये सीरीज आप लोग 25 मिनट 30 मिनट निकाल करके बिल्कुल इस चारों सेटों को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार कम से कम देख के सुन भी लीजिएगा, सुनने टाइम तो आपके काम चल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले सवाल हमारा कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए, यानी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किसी ने नहीं किया। और ये कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात में है। इस अधिवेशन में जो है वो निर्वाचित हुए और निर्विरोध चुना गया। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में ही पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस की जगह नए कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। सवाल पूछता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जब अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद उस पद को किसने संभाला? तो उस पद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। 303वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किस के तहत किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल कह रहा है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? 304वां नंबर सवाल है। और 304 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है कि स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 1911 में इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। 1901 में शुरू हुई थी। 305वां नंबर सवाल कह रहा है कि बटरल कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो बटरल कमेटी जो था उसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल 306 नंबर सवाल कह रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। 307वां नंबर सवाल कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला सवाल कह रहा है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी पाकिस्तान के लिए जो मांग की गई थी उसके लिए अलग राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके लिए नेतृत्व किया था और मांग को बढ़ाया था। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसी में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। आगे बढ़ते 310वां नंबर सवाल कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष कब? तो 1940 में किया गया था। 1940 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया किसने किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ विनोबा भावे ने किया था। आगे बात करते हैं 312वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है। 312वां नंबर सवाल कह रहा है विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा दूसरे सत्याग्रही जो हुए वो जवाहरलाल नेहरू हुए। अगला सवाल कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। 314वां नंबर सवाल कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? तो पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। तो इसको जो कहा था वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पोस्ट डेटेड चेक जो था वो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने कहा था, जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रॉसिंग बैंक
यानी क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी। आप देख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। रंगून के पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं से बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोर दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। करो या मरो का नारा संबंध किस आंदोलन से है। तो करो या मरो का नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को से है, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 से होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब देख सकते हैं, अगला सवाल कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तब उस समय यानी कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। यानी कांग्रेस जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली थी उस समय कांग्रेस समिति की बैठक में की अध्यक्षता किसने की। तो वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को पास किया था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। अगला सवाल कह रहा है 320वां नंबर सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो कहाँ कैद किया गया था। तो आगाह खां पैलेस में गांधी जी को कैद कर लिया गया था। आगाह खां पैलेस में गांधी जी को नजरबंद कर लिया गया था। अन्य सदस्यों को अहमदनगर के किले में रखा गया था। आगे बात करते हैं 321वां नंबर सवाल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 4, 1 यानी बिहार और 4 में संयुक्त प्रांत। तो ये 1 और 4 बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दंगे जो है वो सबसे अधिक व्यापक स्थिति में रहे। और इसमें बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में जन स्फूर्ति से जन विद्रोह मुख्य केंद्र में रहा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को जो है वो अहमदनगर के किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रख दिया गया। आगे बात करते हैं 323वां नंबर सवाल कर रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। तो 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल जो है वो जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और तथा इन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे 324वां नंबर सवाल कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था। तो हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे वो जयप्रकाश लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे शिव कुमार और रामानंद थे। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो कौन था। तो वो अधिकतर प्रभावित जिला था वो पटना था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। 327वां नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली। आगे बात करते हैं कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ये सवाल पूछा गया कि सबसे पहले हुई थी। तो क्रिप्स का आगमन जो है वो सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव 1900 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ। गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड रेवेल के आगमन पर 1943 में अक्टूबर 1943 में हुआ और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। अतः दिए गए सर्वप्रथम घटनाओं में सर्वप्रथम स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। आगे कहा जा रहा है कि ए और आर कथन में कौन सा कथन सही है। तो ए और आर कथन में पहले देख लेते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा आर कह रहा है इसका विचार था कि आंदोलन से भारत में स्वतंत्रता में देर होगी, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। 330वां नंबर सवाल कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना कब हुई थी, तो आईएनए की स्थापना 1942 में हुई थी। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना का या आज़ाद हिंद फौज का गठन निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं में के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 331वां नंबर सवाल कर रहा है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो ऑप्शन नंबर बी, और ये जो पेश हुए थे वो भूलाभाई देसाई थे, भूलाभाई देसाई थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण करने की घोषणा की। 333वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1943 के आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आया, तो कहाँ आया, तो सिंगापुर में आया। आगे बात करते हैं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, तो INA जो थी डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे बात करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया, तो जर्मनी में इनको नेताजी की उपाधि दी गई। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस के नाम पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इनमें से किसी के साथ नहीं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं थे, दांडी मार्च में भी नहीं थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी नहीं थे। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त में से किसी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 339वां नंबर सवाल कह रहा है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी, शीलभद्र याजी। ध्यान रखिएगा, शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। शीलभद्र याजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA के आंदोलन से भी जुड़े रहे। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा कह रहा है बारदोली कहाँ पे है, तो बारदोली गुजरात में है। चौरा चौरी कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। यरवदा, तो यरवदा जो है वो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, बारदोली गुजरात। चौरा चौरी हो जाएगा आपका, बारदोली हो जाएगा गुजरात, चौरा चौरी हो जाएगा यूपी, नोआखली हो जाएगा महाराष्ट्र, नहीं नोआखली हो जाएगा, यरवदा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यरवदा हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरा चौरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना में जला दिया जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है जहाँ स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली यानी भारत आया। 24 मार्च 1946 को आया। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे और अन्य 2 सदस्य एस्टोफर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो थी वो सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी, वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था, तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेबल 1945 दोनों से वार्ताएं की थी। 345 नंबर सवाल कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को
1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो जे.बी. कृपलानी थे। 1947 में जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला सवाल कह रहा है 346वां नंबर कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जे.बी. कृपलानी थे। 347वां नंबर सवाल कह रहा है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के 1947 के कांग्रेस दिल्ली की अध्यक्षता जो थी वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नवंबर 1947 में जे.बी. कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल कह रहा है चूंकि इस सीरीज में लगभग 72-75 के आसपास सवाल थे। कांग्रेस की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत में नाजीवादी, फासीवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के लिए अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। बीपीएससी के पीरियड 2003-4 में पूछा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक 13 मई 1942 को हुई थी, उसमें बहुमत प्राप्त किया। अगला, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया था। किसने किया? कब किया गया था? तो 1853 में किया गया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी। 1900 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट में निर्णय रद्द करने का और लागू करने का अधिकार दे दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ने समाप्त की। तो क्या समाप्त की? तो प्रांतीय द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कह रहा है कि अंकित करें, यानी पुस्तक और उसके लेखक के बारे में कह रहा है, इसको अंकित करें। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसका कथनांक सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। अवर इंडिया मुसलमान्स W. हंटर की रचना है। एक के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू की थी? तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है वो तारकनाथ दास ने शुरू की थी। तारकनाथ दास ने शुरू की थी, 1910 में शुरू की थी। आगे बात करते हैं इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। अगला सवाल कह रहा है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 1865 में यह उनका पहला उपन्यास था। इन्होंने इसके अतिरिक्त आनंदमठ, राजसी, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लेकर बंगला साहित्य को एक नई दिशा दी। 356वां नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन नामक अखबार का पेपर का प्रकाशन पटना से होता था। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन के पुस्तक का प्रकाशन शुरू किया था। दी इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने। झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो है वो श्यामल प्रसाद ने लिखा था। श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्षों का जेल हुआ था और इनको मानले जेल रखा गया था। चलिए आगे, अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत के कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, सब लोगों को पता है। इन्होंने शांति निकेतन गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकतर मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो मारवा के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग के लिए 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर
दंगे हुए थे। चलिए आगे 363वां सवाल कह रहा है कि 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया भारतीय राजनीति में? किसने दिया? अरुणा आसफ अली ने अपना सर्वाधिक योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री जो है वो कौन थे? अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। पुनर्गठित अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली खान के पास गृह विभाग सरदार पटेल के पास विदेश मामले और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। आगे बात करते हैं, 365वां नंबर सवाल कर रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल के लोग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की थी। सरदार पटेल ने की थी। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला सवाल कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का नाम था अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान था। आगे बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के नेता थे और ये बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो थे अमहरा पटना के थे। फरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता भी रहे थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर पटना के जेल में भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 372वां नंबर सवाल कह रहा है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता का जो है वो प्रस्तुत किया था। गुट निरपेक्षता जिसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसकी पहली सम्मेलन जो हुई थी वो बेलग्रेड में 1961 में हुई थी। 373वां नंबर सवाल कर रहा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना जो है वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी माउंटबेटन योजना के उपरांत। 374वां नंबर सवाल कर रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? तो कुर्मी जाति जो थी वो नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत और कास्त वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्व वाली जाति नहीं थी। 375वां नंबर सवाल कर रहा है कि देवबंद में के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद ने देवबंद में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कांग्रेस के 1940 से 46 तक के अध्यक्ष रहे थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो ये था हमारा चौथा, यानी आज जो मॉडर्न हिस्ट्री के घटना चक्र के सवाल थे, लगभग 400 के आसपास, 375-76 के आसपास जो सवाल थे, उसका एक सीरीज समाप्त होता है। एक बार बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।